Hi, my name is Ajit Parvate and welcome to my channel. This video is a part of the NISM 5A Mutual Fund Distributor module. Understanding concepts is essential to pass this exam on the first attempt. So please watch all the previous videos to understand better. I have given the link for all these earlier chapters in the description box and at the end of this video. Now we will be discussing chapter 5, scheme related information. Watch this video till the very end to get the MCQ with answers. Watching this video will help you to clear your exam on the first attempt. So let's begin. First, that is learning objective. Mandatory documents, scheme information document, statement of additional information, key information memorandum, non-mandatory documents. Now the first we will discuss about mandatory documents. Mutual fund investment are subject to market risk. Please read all the scheme related documents before investing. आपने ये जो लाइन अभी मैंने पढ़ी है ये आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार आपने सुना होगा. जो एमपी म्यूचुअल फंड सही है ये एड जो चलाता है वो एड में आपने ये जो डिस्क्लेमर है, ये जो सेंटेंस है, ये कई बार पढ़ा होगा. अब इसमें ये जो प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होता क्या है. सो देयर आर 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स. फर्स्ट वन इज स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, दैट इज एसआईडी. देन स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दैट इज एसएआई, एंड की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, दैट इज स्कीम. सो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट टॉक्स अबाउट ऑल पर्टिकुलर डिटेल्स ऑफ द स्कीम. एग्जांपल के तौर पे सपोज एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है तो बैलेंस एडवांटेज फंड का स्कीम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा ये एसआईडी में दिया होगा जो बैलेंस एडवांटेज फंड के लिए है. देन स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट टॉक्स अबाउट ऑल स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल फंड और एएमसी. इन केस ऑफ एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, सो एचडीएफसी एएमसी के जितने भी डिटेल्स है, ऑल स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन दैट विल बी देयर इन द स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन. एंड थर्ड वन, दैट्स अ स्कीम इज अ ब्रीफ समरी ऑफ एसआईडी एंड एसएआई. अगर आप नेट से कभी अगर किसी म्यूचुअल फंड का, किसी स्कीम का आप एसआईडी डाउनलोड करो या आप किसी म्यूचुअल फंड का आप एसएआई अगर डाउनलोड करते हो तो वो जो बुकलेट है दैट एक्चुअली रन्स थ्रू पेजेस ऑफ मोर देन 60-70 पेजेस, दोनों का इंडिविजुअल. तो उसका जो समरी होता है ये समरी स्कीम में दिया होता है हार्डली एक पेज में, पूरा दोनों एसआईडी और एसएआई का समरी की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में होता है. तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स. देन हाउ दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड, दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड. एसआईडी और एसएआई का जो फॉर्मेट होता है दैट इज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी. तो जो सेबी ने फॉर्मेट दिया हुआ है वो फॉर्मेट में ही ये एसआईडी और एसएआई म्यूचुअल फंड हाउस प्रिपेयर करेगा और सेबी को सबमिट करेगा. देन सेबी को सबमिट करने के बाद सेबी विल गिव देयर ऑब्जर्वेशंस ऑन दैट स्कीम ऑफ एसआईडी एज वेल एज एसएआई एंड दैट इज गेटिंग होस्टेड ऑन अ सेबी's website for some time. Before the issue opens for a few days, it is hosted on a MP's website, and then once the issue gets open, like NFO, new fund offer, it is uploaded on the AMC's website. So this manner, this SID as well as SAI, they are uploaded 3 different platforms. Any point of time, if you want, you can download that format and you can go through that format as well. Then we will see the objective of the scheme related document. SID and SAI, these are the 2 basic primary source of information. Mutual fund में अगर हमें invest करना है तो हम SID और SAI ये दोनों को अगर साथ में पढ़ते हैं हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है जिस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस स्कीम में इन्वेस्ट करना है. Then it will give you, this is a operating document for any sort of investments. It provides all required information in very easy to understand language. एक कॉमन मैन को समझ में आएगा इस लैंग्वेज में ये दोनों का डिस्क्रिप्शन दिया होता है या दोनों में इंफॉर्मेशन दिया होता है विदाउट एनी जार्गन्स. एनी क्लाइंट व्हेन ही डिसाइड टू इन्वेस्ट, तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है उसका जो बेस है वो बेस है SID plus SAI. Now we will discuss about the contents of the scheme information document. The cover page has the following standard clauses which every investor ought to note. The particulars of the scheme has been prepared in accordance with the Securities and Exchange Board of India Mutual Fund Regulations 1996 as amended till date and filed with SEBI along with a due diligence certificate from the AMC. The unit being offered for public subscription have not been approved or recommended by SEBI, nor has SEBI certified the accuracy or adequacy of the scheme information document. जो scheme information document होता है उसके कवर पेज पे ये जो स्टैंडर्ड क्लॉज है जो सेबी ने कहा हुआ है वो मेंशन करना बहुत जरूरी होता है. ये क्लॉज का मीनिंग ये है कि जो SID स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है सेबी ने जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में जो एएमसी सबमिट करती है सेबी को, उसके तहत सेबी किसी भी जनरल पब्लिक को ये नहीं कहते हैं कि हमने अप्रूव किया है या हम रेकमेंड कर रहे हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, या वो ये सर्टिफाई भी नहीं करते हैं कि इसमें जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो एक्यूरेट है या वो सफिशिएंट है कि उसके बेसिस पे किसी ने उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. ये कहते हैं दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस क्लॉज. फिर हमें ये देखना जरूरी है कि इसमें कंटेंट्स में क्या क्या होता है. सो टेबल ऑफ कंटेंट्स, देन हाइलाइट्स, देन इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में रिस्क फैक्टर, स्टैंडर्ड
किसी भी इन्वेस्टमेंट में जो बेसिक रिस्क फैक्टर्स होते हैं दैट इज गेटिंग कवर्ड अंडर स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर्स। देन स्कीम स्पेसिफिक, अगर एक बैलेंस एडवांटेज फंड है या कोई डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है तो दोनों अलग अलग फंड है, तो स्कीम रिलेटेड जो रिस्क होगी वो भी अलग अलग होगी, दैट नीड टू बी मेंशन्ड इन स्कीम स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर। देन प्रोविजंस रिगार्डिंग द मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन द स्कीम, एनी अदर स्पेशल कंसिडरेशंस, डेफिनेशंस, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द एएमसी, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट एएमसी को कोई भी स्कीम लॉन्च करने के पहले इशू करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड यू टू गो थ्रू द ऑल अर्लियर वीडियोस टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। देन इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम, name and type of the scheme, investment objective, policies, asset allocation pattern, where will the scheme invest, investment strategy, fundamental attributes, benchmark, managers of the scheme, investment restrictions, then performance track record of the scheme, units and offers, fees and expenses, rights of the unit holders, general unit holders information, then penalties and litigation है। ये इसमें पूरा ये जो कंटेंट है ये है SID स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का। हम वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट इट। नाउ द फर्स्ट थिंग, एलिजिबल कस्टमर। सेक्शन 3 सबसेक्शन A and B ऑफ द SIT गिव्स एलिजिबल एंड अनएलिजिबल टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। कौन इन्वेस्ट कर सकता है, हु आर eligible to do the investment that is defined in section 3 subsection A and B of the SID. Then scheme suitability. Scheme suitability समझने के लिए रिस्कोमीटर समझना बहुत जरूरी होता है। ये जो पिक्चरल डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको लो, moderate to low to moderate, then moderately high and very high, these are the different risk categories are given. Now if you look at this table, then level of risk, then definition and examples of the type of mutual fund that I have given over here. जब हम लो रिस्क की बात करते हैं, जहां पे आपके प्रिंसिपल को बहुत कम धोखा है, कुछ नहीं हो सकता है, सबसे कम रिस्क है उसमें, ऐसा कौन से म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो ओवरनाइट फंड हो गया, लिक्विड फंड हो गया, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां पे लो से थोड़ा ज्यादा रिस्क है तो हम फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां पे आपके प्रिंसिपल को थोड़ा सा रिस्क है तो देन म्यूचुअल फंड्स आर इनकम फंड, कंजर्वेटिवली मंथली इनकम प्लान्स। देन जहां पे थोड़ा सा हाई रिस्क है, मोर देन मॉडरेट रिस्क, देन इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इक्विटी डिविडेंड यील्ड फंड, सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां पे थोड़ा हाई रिस्क है, दैट प्रिंसिपल एट हाई रिस्क, देन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड हो गया, इक्विटी फंड हो गया, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन वेरी हाई, जहां पे आपके प्रिंसिपल की भी कोई गारंटी नहीं है, ऐसे जो स्कीम्स है जहां पे ज्यादा रिस्क है, जहां पे ज्यादा रिटर्न भी है, तो ऐसे सेक्टर फंड हो गया, थेमेटिक फंड हो गया, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो तो ये रिस्को पैरामीटर्स के जो अलग अलग कलर्स है, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि आपका प्रिंसिपल कितना सेफ है या कितना रिस्क है। नाउ वी विल डिस्कस द स्कीम सुटेबिलिटी, सेकंड पैरामीटर, दैट इज रिस्क। रिस्क इन द स्कीम आर लिस्टेड इन द सेगमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स इन सेक्शन 1 सबसेक्शन A ऑफ द SID। जो सबसेक्शन A है SID का और सेक्शन 1 है, उसमें रिस्क फैक्टर्स के बारे में पूरी जानकारी उसमें दी गई है। देन टाइप ऑफ द स्कीम, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन A ऑफ द स्कीम, डेट ओरिएंटेड है, इक्विटी ओरिएंटेड है या हाइब्रिड स्कीम है, इसके बारे में जो जानकारी है ये सबसेक्शन A में दी है, जिसका सेक्शन है 2। देन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, सेक्शन 2 सबसेक्शन B ऑफ द SID डिस्क्राइब्स द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव of the scheme that helps investor match their objective to that scheme. It is also available in the segment on highlights and summary of the scheme at the beginning of the scheme information document. Investment objective growth oriented है, आपको capital protection चाहिए या आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए, जहां पे या फिर इनकम जनरेशन है, this is the investment objective. So it is most important, on that basis only we can decide where we need to invest. ये जो क्रक्स है, ये जो इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन B में दी हुई है। साइमल्टेनियसली जो सेगमेंट है, हाइलाइट्स जो है या समरी के जो स्कीम्स है, जो सबसे स्टार्टिंग में दिया, कवर पेज पे दिया होता है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। देन असेट एलोकेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन C ऑफ द SID गिव्स इन्फो अबाउट द असेट एलोकेशन। What's the proportion of equity? What's the proportion of debt? What's the proportion of hybrid scheme? Then अगर इक्विटी स्कीम्स है तो उसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में इसमें कितने प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करेंगे, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन C में ये सब इंफॉर्मेशन दी जाती है। देन रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इन्वेस्टमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन D ऑफ द SID गिव्स द डिटेल्स ऑफ द रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इन्वेस्टमेंट में देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, तो ये रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, दैट इंफॉर्मेशन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन D में दी जाती है। देन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, सेक्शन 2 सबसेक्शन E ऑफ द SID गिव्स द डिटेल्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, विच फिलोसॉफी इज आइडेंटिफाइड, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, लाइक जो हमने पहले ही चैप्टर में देखा था, ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, वैल्यू स्ट्रेटेजी है,
या डिविडेंड यील्ड पे फोकस करते हैं, तो जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज इन मेंशन्ड इन द सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ द एसआईटी। ये होने के बाद जब म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना है तो किस प्रकार से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बाइंग यूनिट्स ऑफ द स्कीम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड स्कीम, क्लोज एंडेड स्कीम एंड इंटरवल स्कीम। दिस इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द कवर पेज ऑफ द एसआईडी। जैसे ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो किस प्रकार से हम परचेस कर सकते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कवर पेज पे भी दी जाती है। देन पार्ट एंड बी ऑफ द सेगमेंट 3 ऑफ द एसआईडी, इसमें भी इसके बारे में पूरी जानकारी इन्वेस्टर्स को दी गई है। नाउ अप्लाइंग फॉर द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन एसआईडी एंड एसएआई। सेक्शन 3 सबसेक्शन ए and B of the SID and section 2 of the SAI provides the information about how to apply for units of mutual fund scheme। इसमें थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे अवेलेबल होगा, देन उसका सबमिशन कहाँ करना है, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड मोड्स कुछ है क्या, एक्सेप्शंस कुछ है क्या, केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए जैसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गया, पैन हो गया, पैन नंबर हो गया, देन बैंक अकाउंट डिटेल्स कंपलसरी है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड, केवाईसी कंप्लायंट होना काफी जरूरी होता है। केवाईसी इट्स नो योर कस्टमर फॉर्मेलिटी दैट नीड टू बी मेंटेन। जो फॉर्म आप सबमिट करते हो उसके कट ऑफ टाइमिंग्स क्या है इसके बारे में जानकारी होती है। देन रेगुलेशन स्पेसिफिक टू माइनर, एनआरआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इन्वेस्टर्स, इनके बारे में कि वेदर माइनर कैन इन्वेस्ट, एनआरआई कैन इन्वेस्ट और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दे कैन इन्वेस्ट। इफ दे आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट और दे आर अलाउड टू डू द इन्वेस्टमेंट, for them what all documentation, proof of identity and address document what it will be needed, इसके बारे में स्पेसिफिक रेगुलेशन, स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिया जाता है। देन फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर फिजिकल होल्डिंग, डिमैट होल्डिंग। काफी सारे क्लाइंट होते हैं, काफी सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि हमें फिजिकल स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमने जो इन्वेस्ट किया हुआ है हमें डिमैट अकाउंट में चाहिए। सो दैट फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल, उसके बारे में की जो जानकारी है वो यहाँ पे दी जाती है। देन ट्रांजैक्शन, सेक्शन 3 सबसेक्शन ए एंड बी ऑफ द एसआईडी गिव्स इंफॉर्मेशन फॉर परचेस एंड रीपरचेस ऑफ द एनएफओ एंड ऑनगोइंग स्कीम। म्यूचुअल फंड में जब आप परचेस करते हो तो ट्रांजैक्शन जो करना है उसके बारे में, या जैसे रीपरचेस के लिए जो भी आपको ट्रांजैक्शन करना है उसके बारे में पूरी जानकारी जो है ये सेक्शन 3 में दी जाती है। देन लोड स्ट्रक्चर, this is extremely important. Segment 4 subsection C of the SID describes the impact of the load on redemption price of unit. Suppose I will clear here, आप इन्वेस्ट करते हो लेकिन आप एक साल के अंदर भी आप विड्रॉ करते हो या रिडीम करते हो। इक्विटी स्कीम्स में जब आप एक साल में, लिक्विडिटी स्कीम्स में जब आप एक साल के पहले जब आप विड्रॉ करते हो तो then that investment is eligible for exit load. The impact of exit load का impact के कारण definitely the returns जो है वो कम हो जाता है। जितना परसेंटेज ऑफ लोड है उतने परसेंटेज से रिटर्न कम हो जाता है। सो इसके बारे में जो जानकारी है ये लोड स्ट्रक्चर में सेक्शन 4 में दी जाती है। देन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स, मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट एन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट, तो हाइलाइट्स एंड समरी जो होती है। देन सेक्शन 3 सबसेक्शन ए एंड बी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मिनिमम कितना अमाउंट है, मैक्सिमम कितना कर सकते हो, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हाईलाइट्स में भी दी जाती है, समरी में भी दी जाती है। एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन ए एंड बी के बी में भी ये सेम जानकारी होती है। देन प्लान एंड ऑप्शंस अवेलेबल अंडर द स्कीम, हाइलाइट्स एंड समरी ऑफ द स्कीम। सेक्शन 3 सबसेक्शन ए बी provides the information about it. It offers regular direct plan, growth, IDCW, sub option that payout और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ये भी ऑप्शंस होते हैं। अब ये डिफरेंट प्लान्स जैसे रेगुलर और डायरेक्ट। रेगुलर का मतलब अगर आप MFD म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जिनको पहले IFA कहा जाता है, वो हो गया, देन नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स है या ब्रोकर्स है, इनके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो तो उनको एक कमीशन दिया जाता है जिसके कारण ये स्कीम्स को रेगुलर स्कीम कहा जाता है। या फिर आप डायरेक्टली आप AMC से या खुद होके ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट। तो इनका इसमें भी देन ऑप्शंस होते हैं लाइक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉवल ऑप्शंस। ग्रोथ में विड्रॉल नहीं आता है या डिविडेंड जैसा कोई ये ऑप्शन नहीं होता है, दैट अमाउंट इज ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड इन अ ग्रोथ ऑप्शन। जो आप अभी इन्वेस्ट करोगे, आपको लगता है तो आप 3 साल बाद 5 साल बाद जब आपको विड्रॉ करना है, सो यू कैन रिडीम दैट इन्वेस्टमेंट, दैट इज अ ग्रोथ ऑप्शन। इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉवल, जहां पे जब AMC या किसी स्कीम में जब डिविडेंड दिया जाता है तो आपके पास ऑप्शन है, आप वो पे आउट ले सकते हो या जो डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है वो आप विड्रॉ लेके वापस से री इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज री इन्वेस्टमेंट। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम withdrawal, income distribution कम capital withdrawal. Then mode of transactions, section 3 of this SID and segment 2 of the SAI provides the information about it. AMC, internet, distributor, stock exchange, just now I talked about it. किस मोड्स में ट्रांजैक्शन कर सकते हो? AMC के थ्रू आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो
या एएमसी के वेबसाइट के थ्रू आप उसके माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिनको एमएफडी, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंक हो गए या ब्रोकर्स हो गए, इनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देन लिक्विडिटी एंड रिडेम्पशन इन अ स्कीम, हाईलाइट समरी ऑफ द स्कीम, सेक्शन 3 ऑफ द एसआईडी प्रोवाइड्स दिस इन्फो कि रिडेम्पशन आप कैसे कर सकते हो, इसके बारे में पूरी जानकारी इसमें दी जाती है। फीस, एक्सपेंसेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, हाईलाइट समरी एंड सेक्शन 4 ऑफ द एसआईडी, इसमें पूरा फीस के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी इसमें होती है। देन स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड फैसिलिटीज, सेक्शन 3 ऑन यूनिट्स एंड ऑफर्स इन द एसआईडी प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, स्विचेस, देन डिविडेंड ट्रांसफर प्लान, इसके बारे में, दीज आर द स्पेशल प्रोडक्ट्स, इसके बारे में पूरी जो जानकारी है ये सेक्शन 3 ऑन यूनिट्स एंड ऑफर्स में दी जाती है। देन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सेक्शन 3 ऑफ द एसआईडी provides the investment held by the way of account statement. Subsection C of the section 3 also provides the details about the periodic disclosures. Then performance of the scheme and that of its benchmark is provided in section J of the section 2 of SID. हमें किसी स्कीम का कोई इंफॉर्मेशन जो है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स क्या है, इसके बारे में जो पूरी जानकारी है ये डिफरेंट जो सेक्शंस है एसआईडी के, उसमें ये पूरी जानकारी इसमें होती है। जैसे सेक्शन 3, इसमें आपको अकाउंट स्टेटमेंट कब मिलेगा इसके बारे में जानकारी है। देन सेक्शन सी ऑफ सेक्शन 3, इसमें पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स की एएमसी हो गया, एसआईडी के बारे में कब इनको पीरियोडिक डिस्क्लोजर्स करना है, कब इनको अपना अपडेट करना है, इसके बारे में जानकारी होती है। देन परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम जो होता है ये सब सेक्शन जे ऑफ सेक्शन 2 में इसकी जानकारी होती है। देन कैलकुलेशन ऑफ द स्कीम स्नैप पर यूनिट, सेक्शन डी सब सेक्शन डी ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ द एसआईडी प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एनएवी, एनएवी का कैलकुलेशन कैसे होता है इसके बारे में जानकारी इसमें दी जाती है। टैक्स इम्प्लीकेशंस, आप अगर टैक्स इसमें एप्लीकेबल है, जो आप इन्वेस्ट करते हो इसमें आपको जो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है उसके बारे में की जो जानकारी है ये सेक्शन 3 सब सेक्शन सी में दी जाती है। देन फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स, दीज आर डिस्कस्ड इन सेक्शन 1 ऑफ द एसआईडी सब सेक्शन एफ, टाइप ऑफ स्कीम, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, टर्म्स ऑफ इश्यूज, इसके बारे में जो जानकारी है ये पूरी फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स जो होता है इसमें पूरी इसके बारे में की जो जानकारी है ये इसमें दी जाती है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें टाइप ऑफ स्कीम्स होता है, ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, इंटरवल फंड है, सेक्टोरल फंड है, इक्विटी फंड है, बैलेंस फंड है क्या, इनकम फंड है, इंडेक्स फंड है क्या, एनी अदर टाइप ऑफ स्कीम है, ये इसके बारे में जानकारी होती है। देन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रोथ है, इनकम है या बोथ है। देन पोर्टफोलियो का ब्रेकअप क्या है, इक्विटी, डेट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में या फिर डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट किया हुआ है क्या। देन टर्म्स ऑफ इश्यूज जो होता है दैट लिक्विडिटी प्रोविजंस लाइक लिस्टिंग, अगर क्लोज एंडेड है तो इनका लिस्टिंग कब होगा। देन रिपर्चेस, रिडेम्पशन का क्या प्रोविजंस है इसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है। देन एग्रीगेट फीस, एक्सपेंसेस कि ये स्कीम को कितना चार्ज किया जाएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है। और एनी अदर सेफ्टी नेट या गारंटी कुछ है जैसे कैपिटल प्रोटेक्शन होता है उसके बारे में जानकारी होती है। और अगर किसी स्कीम में कोई फंडामेंटल चेंजेस होते हैं, एएमसी किस प्रकार से उसको एग्जीक्यूट कर सकती है उसके बारे में भी इसमें जानकारी होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दैट इज एसएआई। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज अ स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल फंड और एएमसी दैट इज ऑफरिंग द स्कीम। Therefore, a single SAI is relevant for all the schemes offered by a mutual fund. अगर किसी AMC में 25 अलग-अलग स्कीम्स है तो उनके पास 25 अलग-अलग SID होगी for every specific scheme. But SAI, as mentioned over here, एक सिंगल जो SAI है, it is relevant for all scheme offered by mutual fund. So this is the most interesting document. Now we will see the contents of it. The constitution of the mutual fund section 1 में आता है जिसमें कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द स्पॉन्सर, एएमसी, ट्रस्टी कंपनी, सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक कस्टोडियन, रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, फंड अकाउंटेंट, कलेक्टिंग बैंकर्स, इनके बारे में पूरी जानकारी इसमें दी जाती है। देन हाउ टू अप्लाई, हमें म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करना है तो उस कैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसके बारे में जो पूरी जानकारी है सेक्शन 2 में दी जाती है। देन राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर्स गिवन इन सेक्शन 3, राइट्स टू बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ द असेट ऑफ द स्कीम, टाइमलाइंस फॉर सर्विसिंग इन्वेस्टर्स, एप्लीकेशन, एक्नॉलेजमेंट, राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर्स, टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू एग्जिट इन द इवेंट ऑफ चेंजेस इन द स्कीम एंड अदर राइट्स ऑफ इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर्स के राइट होते हैं उनके बारे में पूरी जो जानकारी है वो सेक्शन 3 में दी जाती है। देन इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो जो सेक्शन 4 में दी जाती है। रेगुलेटरी स्पेसिफिकेशंस ऑन हाउ डिफरेंट सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो विल बी वैल्यूड। देन सेक्शन 5 जो होता है इसमें टैक्स, लीगल एंड जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है।
जिसमें नॉमिनेशन, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट बाय माइनर्स, प्लेज कैसे किया जाता है, लीन करना है तो क्या प्रोसेस होगा, टैक्सेशन एंड अदर जनरल इंफॉर्मेशन होता है। देन इन्वेस्टर ग्रीवांस, अगर किसी इन्वेस्टर्स को किसी एएमसी के प्रति या किसी स्कीम में कोई इश्यूज है या कोई ग्रीवांसेस है या कोई कंप्लेंट है, तो वो किस प्रकार से अपने कंप्लेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं या आगे लेके जा सकते हैं, इसके बारे में जो पूरी जानकारी है, दैट इज इन द सबसेक्शन सी ऑफ द सेक्शन 5, हाउ द इन्वेस्टर कैन रजिस्टर अ ग्रीवांस, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द key information memorandum. KIM is essentially a summary of the SID and SAI. KIM is mandatorily circulated along with the application form. अगर जैसे लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस कि SAI और SID हम सेपरेट अगर देखते हैं तो दैट इज अ बुकलेट ऑफ 70 to 80 पेजेस। इतना स्टडी कर पाना या इतना इंफॉर्मेशन समझना पॉसिबल नहीं है, तो उसका एक शॉर्ट ब्रीफ में जो समरी है उसको किम कहते हैं। अब ये जो किम होता है ये एप्लीकेशन फॉर्म, आप किसी भी स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम ये कंपल्सरीली दिया जाता है। इट इज ऑफ जस्ट 1 पेज। इट कंटेन्स द की पॉइंट्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट दैट आर एसेंशियल फॉर द इन्वेस्टर टू नो टू मेक अ डिसीजन ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर देयर नीड्स। इसमें पूरी बेसिक जानकारी होती है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो आपको इन्वेस्ट करना है। ओके, तो कंटेंट्स ऑफ स्कीम क्या होता है ये हम देखते हैं। नेम ऑफ द एएमसी, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, फंड मैनेजर्स एंड द स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। Then dates of the issue opening, issue closing and reopening for sale and repurchase. Then investment objective, asset allocation patterns of the scheme, the risk profile, different plans and options. Then benchmark indices, dividend policy, performance of the scheme and benchmark over last 1 year, 3 year, 5 year and since inception. Expenses of the scheme, information regarding registration of the investor grievances. इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी होती है। अभी हम ये देखेंगे another most important, that updation of the scheme document. For the open-ended and interval scheme, the SID shall be updated within next 6 months from the end of the first half or second half of the financial year in which scheme were launched. ना इसमें दो प्रकार है कि SID कब अपडेट की जाती है। एक, जब कोई नया NFO आया हुआ है, सो लेट्स अज्यूम फर्स्ट हाफ में फाइनेंशियल ईयर के, मतलब 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक अगर कोई NFO आया है तो उसका जो SID होगा वो उसके नेक्स्ट 6 मंथ्स के एंड ऑफ द नेक्स्ट 6 मंथ्स, मतलब 31 मार्च के पहले वो अपडेट होना बहुत जरूरी होता है। टू गिव एन एग्जांपल, कोई NFO 31 तारीख को लॉन्च होता है ऑफ मई 2022, मतलब इन द फर्स्ट हाफ ईयर है, तो फर्स्ट हाफ ईयर खत्म होने के 6 मंथ्स के बाद, मतलब विद इन द 31 मार्च 2023 के पहले SID अपडेट होना जरूरी होता है। पार्ट नंबर 1। नाउ पार्ट नंबर 2, जो ऑनगोइंग स्कीम है, जो ऑलरेडी पहले आ चुकी है, उनका SID shall be updated within 1 month from the end of the half year based on the relevant data and information at the end of the September and March respectively. जो ongoing scheme है उनका जो डेटा होता है वो 1 महीने के पहले, मतलब 30 सितंबर को हाफ ईयर कंप्लीट होता है, तो 31 अक्टूबर के पहले वो अपडेट होना जरूरी है। देन 31 मार्च को अनदर हाफ ईयर कंप्लीट होता है, तो 30 अप्रैल के पहले जो ऑनगोइंग स्कीम्स है उनका SID अपडेट होना जरूरी है। सो दीज आर द 2 थिंग्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर गाइस। देन अपडेशन ऑफ द SAI, रेगुलर अपडेट हैज टू बी डन बाय द एंड ऑफ द 3 मंथ्स ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। Material changes have to be updated on an ongoing basis and uploaded on the website of the mutual fund and MP. SAI, Statement of Additional Information, इसमें साल में एक बार कम से कम अपडेट होना जरूरी है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर है, लाइक 2022, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, ये खत्म होने के बाद जो 3 महीना है, लाइक 30th ऑफ जून, उसके पहले SAI अपडेट होना जरूरी है। पार्ट नंबर 1। या फिर अगर किसी स्कीम में या AMC में कोई चेंजेस होते हैं, मटेरियल चेंजेस होते हैं, तो ऑनगोइंग बेसिस पे इमीडिएट दैट नीड टू बी अपडेटेड ऑन देयर म्यूचुअल फंड्स वेबसाइट एज वेल एज MP के वेबसाइट पे भी अपडेट करना जरूरी होता है। ओके, देन अपडेशन ऑफ द कीम हैज टू बी अपडेटेड एटलीस्ट वंस इन हाफ ईयर within 1 month from the end of the respective half year based on the relevant data and information as at the end of September and March and shall be filed with the SEBI forthwith through electronic mode only. स्कीम जो होता है पहला फाइनेंशियल हाफ ईयर है, तो 31 अक्टूबर के पहले अपडेट होना जरूरी है इन फर्स्ट हाफ ईयर, एंड इन सेकंड हाफ 30 अप्रैल के पहले स्कीम अपडेट होना कंपलसरी है, एंड दैट नीड टू बी फाइल्ड विद SEBI on electronic mode. Then other mandatory disclosures. The current value of investment is a
फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स इन एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड द NAV पर यूनिट। कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसका करंट वैल्यू क्या होता है, तो उसके पास जितने नंबर ऑफ यूनिट्स है प्लस करंट जो NAV है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। फिर NAV कैसे डिस्क्लोज होता है? सो फॉर ओपन एंडेड स्कीम द NAV इज कैलकुलेटेड फॉर ऑल बिजनेस डेज एंड रिलीज टू द प्रेस। आपको एमपी के वेबसाइट में मिलेगा, एएमसी के वेबसाइट में मिलेगा। देन फॉर क्लोज एंडेड स्कीम्स द NAV इज कैलकुलेटेड एटलीस्ट वंस अ वीक। देन डिस्क्लोजर ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस रेशियो। SEBI has mandated the AMC should predominantly disclose on a daily basis under the head total expenses ratio of the mutual fund schemes on their website. The same must also be published on the AMFI's website. मतलब AMC को अपने वेबसाइट पे भी अपडेट करना है, साइमल्टेनियसली एमपी के वेबसाइट पे भी अपडेट करना है। तो आई हैव गिवन हियर अ फॉर्मेट फॉर यू गाइस। एग्जांपल के तौर पे नेम ऑफ स्कीम XYZ है। इसमें दो टाइप होते हैं, एक रेगुलर स्कीम, हमने पहले डिस्कस किया था। रेगुलर मतलब आप किसी एमएफडी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो या नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, देन इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज अ रेगुलर। तो उनके जो एक्सपेंसेस है वो अलग होते हैं, वो भी डिस्क्लोज करना जरूरी है। या आप डायरेक्ट आप एएमसी के थ्रू जाके एएमसी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी एएमसी के वेबसाइट में खुद लॉगिन करके इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट प्लान। तो उसके जो एक्सपेंसेस है वो भी अलग होते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन द बोथ रेगुलर प्लान एज वेल एज डायरेक्ट प्लान। उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ऑन अ डेली बेसिस दैट नीड टू बी अपडेटेड ऑन द एएमसी's वेबसाइट ऑल्सो एंड एमपी's वेबसाइट ऑल्सो। ओके, देन अदर मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स। स्कीम वाइज डैशबोर्ड ऑन अ म्यूचुअल फंड वेबसाइट, ये कंपलसरी देना पड़ता है, जिसमें स्कीम का नेम होना चाहिए, देन स्कीम क्लासिफिकेशन होना चाहिए, कैटेगरी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे इक्विटी मल्टी कैश स्कीम है या सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है, रिटायरमेंट फंड है, इसकी जानकारी रहेगी। देन टाइप ऑफ स्कीम है, ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम का इंफॉर्मेशन रहेगा, देन नेम ऑफ द फंड मैनेजर रहेगा, देन बेंचमार्क इंडेक्सेस, जिसमें एडिशनल बेंचमार्क भी अगर होता है तो उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। देन एग्जिट लोड, लॉक इन पीरियड अगर है तो उसके बारे में जानकारी। देन प्लान एंड ऑप्शंस लाइक डायरेक्ट है या रेगुलर प्लान है। देन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल है जिसको IDCW कहते हैं, या ग्रोथ ऑप्शन है, इसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, मंथ एंड AUM क्या है, टोटल एक्सपेंसेस रेशियो के बारे में जानकारी। देन स्कीम इंसेप्शन डेट है, मंथ एंड पोर्टफोलियो क्या है उसके बारे में जानकारी, और स्कीम का मेन इंपॉर्टेंट दैट इज स्कीम का परफॉर्मेंस क्या है इसके बारे में जानकारी दी जाती है। रिस्कोमीटर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। रिस्कोमीटर अगर आप देख लेते हो दैट इज द पिक्चरियल डायग्राम, वो देखने से समझ में आता है कि भैया स्कीम में कितना रिस्क है। The mutual fund and AMC shall be disclose a riskometer of the scheme and benchmark while disclosing the performance of the scheme vis-a-vis benchmark. Then portfolio disclosures. The AMC shall send half-yearly statement of the portfolio via email within 10 days from the end of each half year. It is a compulsory जो portfolio किसी इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका जो स्टेटमेंट है, हाफ ईयरली स्टेटमेंट, हाफ ईयर खत्म होने के मतलब 10th of अक्टूबर के पहले एंड 10th of अप्रैल के पहले क्लाइंट के मेल आईडी पे जाना जरूरी है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स, द म्यूचुअल फंड शैल बी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 month फ्रॉम द क्लोज ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर दैट इज 31st March एंड September 30th शैल डिस्प्ले द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑन द एमपी's वेबसाइट, ऑन AMC's वेबसाइट। म्यूचुअल फंड के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं एज एन कंपनी उनके एंड AMC एंड स्कीम, इसके जो पूरे फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है, ये एवरी हाफ ईयर विद इन 1 month, 31 मार्च है या 30 सितंबर है तो 30th अप्रैल एंड 31st अक्टूबर इसके पहले ये अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स AMC के वेबसाइट पे पब्लिश करना कंपलसरी है। देन एनुअल रिपोर्ट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर टू बी पब्लिश्ड विद इन 4 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो AMC के एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं और उससे रिलेटेड जो डिस्क्लोजर्स है वो 31 मार्च से लेके 4 महीना मतलब 31 जुलाई के पहले ये पब्लिश करना, दैट इज ऑल्सो अ कंपल्शन एज पर सेबी। देन नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजर्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है that is fact sheet. It is not a regulatory requirement to publish the monthly fact sheet. It is a market practice followed by all the fund houses on a voluntary basis. See, as per SEBI, it is not mandatory to publish a fact sheet, but investors के लिए, then जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके लिए, जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके लिए, जो एडवाइजर्स होते हैं उनके लिए, स्कीम की स्टडी करने के लिए दिस फैक्ट शीट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फैक्ट शीट पढ़ के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने जहां इन्वेस्ट किया हुआ है उसका परफॉर्मेंस किस बेसिस पे है। सिंस फंड फैक्ट शीट इज अ मार्केटिंग एंड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, वेरियस सेबी regulations pertaining to the information disclosures are applicable to it, because since it's a marketing, it's a printed material issued by the AMC, so that's why all provisions related to the
इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स दैट इज अप्लीकेबल ऑन दिस। तो सेबी के जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स के नॉर्म्स है वो पूरे अप्लीकेबल होते हैं फंड फैक्ट शीट को, बिकॉज दिस इज अ प्रिंटेड मटेरियल, दिस इज अ मार्केटिंग मटेरियल पब्लिश बाय एएमसीज। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होता है? द डेट ऑफ इंसेप्शन, कॉर्पस साइज दैट इज AUM, करंट NAV, benchmarks, then pictorial depiction of the fund style of managing the fund, then fund performance relative to the benchmark is provided for different period along with a 1 साल 3 साल 5 साल ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। देन SIP के रिटर्न्स है विद 10,000 रुपीज, SIP किस प्रकार से परफॉर्म करेगी उसका इन्फॉर्मेशन इसमें होता है। देन पोर्टफोलियो अलोकेशन टू डिफरेंट सेक्टर्स एंड सिक्योरिटीज, देन टॉप 10 होल्डिंग, देन सिक्योरिटी वाइज एज वेल एज सेक्टर वाइज अलोकेशन, इसकी जानकारी होती है। देन डेरिवेटिव्स एक्सपोजर अगर है तो उसके बारे में जानकारी। देन रेटिंग प्रोफाइल ऑफ द वेरियस सिक्योरिटीज, स्नैपशॉट ऑफ द एक्सपोजर्स ऑफ द स्कीम टू वेरियस रेटिंग बास्केट्स, देन प्राइस अर्निंग रेशो, बीटा एंड अदर रिस्क मेजर्स सच एज स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशो, इसके बारे में जानकारी होती है। देन क्रेडिट रेटिंग प्रोफाइल्स अगर डेट स्कीम्स है तो, देन एवरेज मैच्योरिटी एंड ड्यूरेशन, the minimum investment amount, the plans and options available, the load and expenses and systematic transaction facilities, ये पूरी जानकारी इसमें होती है। Now that's all. Now we will go to the जो हमने अभी तक पढ़ा है। Now we will test your knowledge. The first thing, please, the first question, please read the scheme related documents carefully. Which document does this line refer to? A, scheme information document and audited balance sheet of the asset management company. 2, trust deed and key information memorandum. C, statement of additional information and fund fact sheet. D, scheme information document and statement of additional information. The correct answer is D, scheme information document and statement of additional information. Question 2, which of the following statement is true with respect to the scheme information document and statement of additional information? A, these two documents are prepared in the format prescribed by the Association of Mutual Funds in India as a part of MP's Code of Conduct. B, these two documents are prepared in the format prescribed by the Association of Mutual Fund in India as a part of MP's Best Practices Circular. C, these two documents are prepared in the format prescribed by Securities and Exchange Board of India. And D, each asset management company is free to prepare these documents in the format they desire. And correct answer is C, these two documents are prepared in the format prescribed by Securities and Exchange Board of India, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था। Now next, how often should the key information memorandum be updated? A, at least once a month. B, at least once every 6 months. C, at least once a year. D, it need not be updated after it is issued once. And correct answer would be at least once a year. स्कीम हमेशा साल में एक बार अपडेट करना जरूरी है। As per the SEBI guidelines, how often should the mutual fund scheme portfolio be published? Monthly, half yearly, annually, and never. The correct answer would be half yearly. Then, which among the following is not a statutory document? Fund fact sheet, statement of additional information, scheme information document, key information memorandum. The correct answer is fund fact sheet. Okay. Yes. So revise the chapter again. Now we come to the conclusion of this, video. That's all for this chapter. Please write in the comment what you learned in this video. This would help you to memorize various concepts which you learned just now. For this NISM 5A mutual fund distributor module, there are 12 chapters. So I will be uploading all remaining videos plus 2 videos of MCQ. So do subscribe to my channel. If you like this video, click the like button and share this video with your friends and colleagues to grow this channel. Thank you for being so supportive.